तो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और आज का वीडियो ना थोड़ा अलग होने वाला है। आप सभी लोग जानते हो कि यार मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री और मैं हमेशा केमिस्ट्री की बात करता आया हूं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या आप जानते हो कि मैंने स्कोर किए थे 95 मार्क्स फिजिक्स के अंदर। और मेरे फिजिक्स में इतने अच्छे मार्क्स आए थे, ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको एक बात बताता हूं, जब मैं 11th एंड 12th में अपने मेडिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तब उस मोमेंट पर मेरे साथ में कुछ इश्यूज हो गए थे। लाइक मुझे टाइफाइड हो गया था एंड मेरा बेसिक फिजिक्स बहुत सारा छूट गया था क्लास 12th का। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैं फिजिक्स की तैयारी कैसे करूं, क्या मैं मेडिकल की तैयारी करूं या अपने बोर्ड्स की तैयारी करूं, क्योंकि मैं स्कूल एग्जाम में प्री बोर्ड्स में लिटरली लाइक फेल हो गया था। तब मैंने डिसाइड किया था कि अब मेरे पास में नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने हैं और इन 3 महीनों के अंदर मैं फिजिक्स फोड़ दूंगा। एंड लिटरली मेरे कितने मार्क्स आए आप भी जानते हो, 95। तो कैसे किया मैंने कैसे इन 3 महीनों के अंदर अपने फिजिक्स की एग्जाम को फोड़ा, वो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करना शुरू करते हैं कि हाउ आई स्कोर्ड 95% इन फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गाइस मैंने क्या किया था कि जैसे ही मेरा एग्जाम का मुझे पता चला कि यार मेरा एग्जाम होने वाला है, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सिलेबस नोट डाउन कर लिया और देख लिया कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। इजी, ये तो आप भी कर सकते हो। क्या करना है कि भाई हमारा 12th का क्या सिलेबस है, उसको एक पेपर पे मैंने लिख लिया और किस ऑर्डर में लिखा, मैक्सिमम मार्क्स किस चैप्टर के थे उसको मैंने नंबर 1 पे रखा एंड मिनिमम मार्क्स कौन से चैप्टर के उसको मैंने सबसे नीचे रखा। उसके आगे मैंने एक चीज और करी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑप्टिक्स आ रहा है और लेट से ऑप्टिक्स 8 मार्क्स का है, मैंने उसके आगे लिखा कि क्या ये मेरे को इजी पड़ता है, तो मैंने उसके आगे इजी लग दिया। मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट्स ये आ रहा है 7 मार्क्स का, लेकिन ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता, तो मैंने इसके आगे लगा दिया टफ। तो इससे मुझे क्लैरिटी मिल गई कि यार इलेक्ट्रिक वाली जो पूरी यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिविटी वाली जो पूरी तुम्हारी यूनिट है, ये तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगी, 7 नंबर की झक मारा के पढ़ना पड़ेगी, लेकिन ये टफ है तो मुझे इसके अंदर ज्यादा टाइम डेडिकेट करना है, मुझे इसके अंदर ज्यादा मेहनत करनी है। फिर मैंने सेकंड क्या किया, मैंने सबसे पहले हर चैप्टर की, जब मैंने चैप्टर पढ़ना शुरू किया उनकी डेफिनेशंस नोट कर ली, क्योंकि आप मानो या ना मानो डेफिनेशन वाले पार्ट का यानी थियरी पार्ट का फिजिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक की रोल होता है। मतलब आज की तारीख में अगर आप फिजिक्स में फेल भी होने वाले हो ना, और तो अगर आपने डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से पूरी रट ली तो कहीं ना कहीं आप पासिंग नंबर तक पहुंच जाओगे। ये बहुत जरूरी होता है डेफिनेशंस के बारे में पढ़ के रखना। देन आते हैं गाइस हमारे लाइफ सेवर यानी डेरिवेशंस। आपको हर चैप्टर को जो आप पढ़ना शुरू करोगे उनके डेरिवेशंस पर जोरदार तरीके से मेहनत करनी है, यानी इतना ज्यादा फोकस करना है डेरिवेशंस पर कि हद है। इनफैक्ट आपको इस डेरिवेशंस को अगेन एंड अगेन आप लोगों को ये डेरिवेशंस को लिखना है, आपको ये डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको ये अगेन एंड अगेन लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। खूब लिखो, बार बार लिखो, और डेरिवेशन तुम्हारी बुक्स में तुम्हारे टीचर्स ने जैसी बताई है वैसी की वैसी याद करो। मतलब इन शॉर्ट मैं ये टर्म बहुत कम यूज करता हूं, बट इसको टेक्निकली रट लो, रट डालो इसको, एकदम इसका रट्टा मार दो, एकदम रट्टा मार डालो इसका। इतना शानदार तरीके से डेरिवेशंस आने चाहिए। तो अगर एक ऐसा स्टूडेंट जिसको लग रहा है कि आज मैं फिजिक्स में फेल ही हो जाऊंगा, बेटा डेफिनेशंस कर ले मेरे लाडले और डेरिवेशंस कर ले, पास हो जाए, मेरी गारंटी। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स का सबसे बड़ा पार्ट न्यूमेरिकल्स। आपको चैप्टर वाइज जिन जिन चैप्टर्स के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आपको करने हैं। इनफैक्ट आपको न्यूमेरिकल तो हर ही चैप्टर में मेरे ख्याल से लगभग मिल जाएगा फिजिक्स में, तो आपको न्यूमेरिकल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। लेकिन अब ये 3 चीजें जब आप करने लगोगे तो आपके मन में सवाल आएगा, सर किताब कौन सी इस्तेमाल करें? कोई और बुक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी 100% कर लो, 100% एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, ये मेरी गारंटी है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या करना है भाई, आप एनसीईआरटी से सारी थ्योरी पढ़ोगे, मतलब मेरे कहने का मतलब है आप सारी की सारी एनसीईआरटी से डेफिनेशंस करोगे। डेफिनेशंस करने के बाद आप इसकी जो एक्सरसाइज है
आप वो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, यानी एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपका सॉल्व होना चाहिए एंड अगेन प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया काम खत्म, बार बार प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आपको चैप्टर के मिड में, हर चैप्टर के मिड में आपको जो क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, मिड क्वेश्चंस, वो भी करने हैं। जैसे एग्जांपल्स हो गया या प्रॉब्लम्स हो गई, ये जिसे आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री में बोलते हो ना, वैसे क्वेश्चंस करने। गाइस एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। इनफैक्ट एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस देखे हैं मैंने, एज इट इज क्वेश्चंस देखे, ये मेरी गारंटी आएगा। लिख के रख लो एनसीईआरटी आएगा। तो बेटा एनसीईआरटी 100% करनी है। इस बुक के साथ में कोई मजाक, इस बुक के साथ में मैं कोई खिलवाड़ पसंद नहीं करूंगा। एनसीईआरटी करनी है अगर 95 स्कोर करना है तो। फिर सर आगे क्या? आगे बेटा पीवाईक्यूज। देखो पीवाईक्यूज करने का एक फायदा होता है कि आपको एक आइडिया देता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑप्टिक्स में डेरिवेशन पढ़ा, आपने देखा कि यार 2020 में तो ये ऑप्टिक्स का एक पर्टिकुलर डेरिवेशन आया, लेकिन आप ये देखते हो कि अरे 2018 में तो ऑप्टिक्स के इस पर्टिकुलर टॉपिक का डेरिवेशन नहीं आया था, बल्कि इससे एक न्यूमेरिकल आया था। तो आपको ये समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जो भी है, प्रिज्म वगैरह जो भी आप पढ़ते हो, उस टॉपिक का डेरिवेशन भी आया है, उस टॉपिक का न्यूमेरिकल भी आया है। तब आपको ये समझ में आ गया कि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, इसे छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप इस पे ज्यादा मेहनत करोगे। तो बेसिकली पीवाईक्यूज, बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि पीवाईक्यूज ओनली एंड ओनली पीवाईक्यूज कर लिया, मतलब क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर्स पढ़े और चलेगा एग्जाम देने, और बोलते अरे सर पीवाईक्यूज से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आएगा, लेकिन तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया कभी कभी डेरिवेशन आएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल आएगा, हो सकता है कभी कभी केवल डेफिनेशन ही आ जाए, हो सकता है कभी कभी केवल फॉर्मूला लिखने को ही आ जाए। तो बेटा आपको यह देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है क्या। अगर बन रहा है तो सारे प्रैक्टिस करो, अगर नहीं बन रहा है तो फिर जो बना है उसी को प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है कभी कभी किसी टॉपिक से केवल आपको न्यूमेरिकल ही आया हो, बाकी डेफिनेशन वेफिनेशन कुछ नहीं आया हो, तो फिर आप उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाओ। देन सैंपल पेपर्स, ये आपकी प्रैक्टिस को इंप्रूव करेंगे, ये आपको एक फील देंगे कि यार बोर्ड एग्जाम से जब फिजिक्स का पेपर मेरे सामने आएगा तो मेरे दिमाग की कैसे बत्ती उड़ जाएगी। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे होते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तब तो हम चैप्टर वाइज पढ़ाई कर रहे होते हैं। ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, है ना, या हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें पता होता है कि हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है फॉर एग्जाम्पल वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम के चैप्टर से आया है, या वो चैप्टर ऑप्टिक्स से आया है। तो हमारा जो अप्रोच लगती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो यही की लगेगी। लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपको पता नहीं है ना कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से निकल कर आने वाला है, वो तो आपके सामने एकदम नया है। तो आप लोगों को सैंपल पेपर सॉल्व करते वक्त ये समझ में आएगा कि क्या आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सही अप्रोच लगा रहे हो, क्या आपको ऑन द स्पॉट वो सारी बातें रिकॉल हो रही है जो आप पढ़ के आए हो, या आपका दिमाग फ्यूज हो जा रहा है। तो उस चीज पर आप वर्क कर सकते हो। सैंपल पेपर आपको एक परफेक्ट फील देंगे। ऐसा मत सोचना कि सैंपल पेपर के क्वेश्चन में से तुम्हारा पेपर बनने वाला है, नहीं, चांसेस बहुत कम है कि सैंपल पेपर का क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में आ जाए, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस देंगे। क्वेश्चन कहां से आएंगे? क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से आएंगे, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आएंगे जो तुम करोगे, तुम्हारे डेरिवेशन एज इट इज आएंगे, तुम्हारी डेफिनेशन एज इट इज आएंगी। एज इट इज आने वाली दो ही चीजें, डेरिवेशन एंड डेफिनेशन। न्यूमेरिकल्स में हल्का फुल्का चेंज होगा, लेकिन आप पीवाईक्यूज करके समझ जाओगे कि क्या होने वाला है। उसके बाद में गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी आपके हॉट टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके हॉट टॉपिक्स हैं, वो सारे हॉट टॉपिक्स को आप लोगों को प्रॉपर तरीके से लिख के रखना है। जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को लिखने हैं अपने नोट्स के अंदर। आई बात समझ में? तो आप लोगों को जब आप पढ़ाई कर रहे होगे तो आप लोगों को केवल हल्के फुल्के में नहीं रहना, यू हैव टू मेक नोट्स। अब आप चाहो तो आप लोग नोट्स चैप्टर वाइज बना लो, या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप क्या कर लो, एक
रजिस्टर का फर्स्ट पेज पर डेफिनेशन लिख के सारे ऑल चैप्टर की डेफिनेशंस लिख लो। चैप्टर का नाम दे दो चैप्टर नंबर 1 सारी डेफिनेशन, चैप्टर नंबर 2 सारी डेफिनेशन, चैप्टर नंबर 3 सारी डेफिनेशन। देन उसके बाद में आप डेरिवेशंस लिख लो, एंड डेरिवेशन में भी चैप्टर 1 की डेरिवेशन, चैप्टर 2 की डेरिवेशन, चैप्टर 3 की डेरिवेशन, 4 5 6 ऐसे सारे डेरिवेशंस लिख लो। एंड साथ साथ में आप लोगों को बनानी है फॉर्मूला शीट। ये मैं इसलिए बनवाता हूं क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, लिखते हो, बोलते हो, तो आपके सारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में फीड हो गया। उसके बाद में जब एग्जाम टाइम पर आप लोग रिवीजन करने बैठोगे तो आपके पास में अपने खुद के सेल्फ नोट्स बने हुए होंगे, सेल्फ निकाले हुए हॉट टॉपिक्स होंगे कि यार ये तो बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यूज में 3 बार दिखा, यार ये तो पीवाईक्यूज में 2 बार दिखा, यार एक बार इस टॉपिक से डेरिवेशन आया, तो एक बार न्यूमेरिकल आया, तो एक बार डेफिनेशन आई, फिर एक बार डेरिवेशन आया, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके नोट्स खुद बनाए हुए हो, आपको पता है सारा एबीसीडी, तो रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। तो फॉर्मूला शीट जरूर बताएंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर बना के रखेंगे हम लोग। देन गाइस रिवीजन, जैसा मैंने आपसे कहा हमेशा रिवीजन करो। आप इसके लिए एक वीकली स्केड्यूल बनाओगे, आप वीकली स्केड्यूल बनाओगे कि इस वीक में फॉर एग्जांपल में इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर जो है वो रिवाइज करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला रिवाइज करूंगा, ऑप्टिक रिवाइज करूंगा, न्यूक्लियर रिवाइज करूंगा, एटम्स वाला चैप्टर रिवाइज करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो चैप्टर है वो रिवाइज करूंगा। रिवीजन का भी स्केड्यूल होना चाहिए और अपने खुद के नोट से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो गाइस इतने सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से करके रखने हैं। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स मेरे कहे हुए बहुत अच्छे तरीके से कर लिए तो मेरी गारंटी है फिजिक्स में तुम्हारे 95 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मेरे आए थे यार। मैं सोचो ना, प्री बोर्ड में फेल हो गया था तो मेरे कैसे आ सकते हैं, यही मैंने किया था। अब आपको बस मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कौन सी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करें, तो बेटा ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जो भी रेफरेंस बुक आपको अच्छी लगती हो आप वो रेफरेंस बुक ले आओ। अरिहंत है, ओसवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं, नेट पर तुमको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। ये आपके ऊपर है, आप कौन सी बुक के साथ अच्छा फील करते हो, आप वहां से प्रॉपर तरीके से अपनी डेफिनेशंस वगैरह देख लो कि उसके अंदर अच्छी लिखी हुई है, डेरिवेशंस देख लो अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी को सॉल्व करके उसके अंदर दिया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर मिल जाए तो बहुत मजा आ गया। अगर ये सब एक बुक में मिल जाता है तो आप वो परचेज करके ला सकते हो। तो गाइज विद दिस मैं आप लोगों को अपना सीक्रेट बता चुका हूं कि मैंने फिजिक्स में कैसे मेहनत करी थी और कैसे नंबर लेकर आया था। अब आपका टाइम है, अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है, मैंने तो नवंबर में शुरुआत करी थी, दिसंबर और जनवरी 3 महीने में मैंने फोड़ दिया था। आप लोगों के पास में तो एक्स्ट्रा टाइम है, बहुत टाइम है, तो बेटा मेहनत करो, जी जान लगा दो। केमिस्ट्री तो फोड़ ही रहे, फिजिक्स भी फोड़ के बता दो। मिलता हूं अगले वीडियो में। और कोई डाउट और किसी टॉपिक पर मेरे से वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा।